चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। आप देख ही लिए थे, सॉलिड स्टेट में हर एक चीज़ मैंने बता दिया था, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आपको कहे भी थे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तो नेक्स्ट चैप्टर है, अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा है सॉल्यूशन। तो उस दिन सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन नेट सही चल नहीं रहा था तो और लेक्चर भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर आज हम शुरू करते हैं क्या, सॉल्यूशन। चलिए भाई, तो देखिए कोई भी टर्म लिखा है तो उसका कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है। तो ये सॉल्यूशन लिखा था तो हम पूछे सॉल्यूशन आप क्यों लिखे हैं, आप क्यों सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन था तो हम पूछे आप कैसे सॉल्यूशन है, क्यों सॉल्यूशन है। तो इन्होंने कहा कि हम दो लोगों से मिलकर बने हुए हैं, हम दो लोगों के मिक्सचर हैं, इसलिए हम क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम पूछे वो दो लोग कौन कौन है जो आपको बना रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि वो दो लोग कौन कौन है, वो दो लोग हैं सॉल्यूट हैं और दूसरे क्या है, सॉल्वेंट है। तो पूछा जाए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो हमको याद नहीं करना है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, इट इज कंपोजिशन ऑफ टू थिंग, फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कंपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन दो लोगों का मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब पूछे सॉल्यूट क्या है, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूशन के बारे में लिखना कि इट इज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इट इज कंपोजिशन, मिक्सचर कुछ भी कहें, इट इज कंपोजिशन ऑफ, इट इज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए भाई, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। ऐसे पूछ सकता है सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पूछेगा कि ये बात सही है कि गलत है, ये दोनों बातें सही हैं। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन। आप जान गए हैं क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इट इज कंपोजिशन ऑफ टू, इट इज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये शुगर है, या साल्ट मान लो, ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। साल्ट मतलब NaCl है। ये एक NaCl, दो NaCl का मालिक्यूल है, एक NaCl का एक मालिक्यूल, दो मालिक्यूल, तीन मालिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मालिक्यूल हैं NaCl के, NaCl के मालिक्यूल है। और ये क्या है, वाटर है। अब देखो इस NaCl को हम क्या करें, इस वाटर में डाल दिए। NaCl को इस वाटर में डाल दिए तो देखो एक मिक्सचर मिला ना। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहें, सॉल्यूशन कहें। इस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहें। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट हो गया, और ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा है वाटर मालिक्यूल दिख रहे हैं, H2O मालिक्यूल दिख रहे हैं। तो आप ऐसे सिंपली आप देख नहीं पाओगे, हमको ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको समझने के लिए हम दिखा रहे हैं।
ये माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब पढ़ते हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो ऐसे मतलब और क्राइटेरिया हो जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, बस आपको समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। ये बताओ कि आप पानी में जब नमक को डालते हो तो आपको पानी दिखता है, नमक दिखता है? कहीं नहीं दिखता है, दोनों नहीं दिखता है। ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको साल्ट के मोल दिखेंगे और वाटर के भी मोल दिखेंगे, वाटर मालिक्यूल भी दिखेंगे और ये भी मालिक्यूल दिखेंगे। चलिए, अब एक चीज़ आती है जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ आता है एक टर्म डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज, वहाँ सॉल्यूट को क्या कहते हैं, वहाँ सॉल्यूट और सॉल्यूट को वहाँ कहते हैं डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट को कहते हैं क्या, डिस्पर्सन मीडियम। जब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाल देते हैं तो हमको कोलाइडियल, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे थे, वहाँ क्या कहते हैं हम, कोलाइडियल सॉल्यूशन। चलिए एक बार और समझते हैं। जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो यहाँ जिसको पानी में डालते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट में जिसको मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट में जिसको मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं। जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसी सॉल्यूट को, यहाँ सॉल्यूट कर रहे हैं लेकिन वहाँ इसी सॉल्यूट, इसे सॉल्यूट नहीं वहाँ कहते, इसी सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेज कहते हैं। और वहाँ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। वहाँ सरफेस केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, वहाँ इन सब चीज़ों का यूज आएगा। सरफेस केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे, इसके बाद देखिए सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने के बाद सरफेस केमिस्ट्री का नंबर आएगा, तो वहाँ हम बताएंगे। है आइए, तो यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप देखिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या है, जिसको सॉल्वेंट में मिलाने से हमको सॉल्यूशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का वह लिक्विड वाला हिस्सा जिसमें सॉल्यूट को मिलाने पे हमको सॉल्यूशन मिल जाता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हम बता दिए कि ये क्वेश्चन, अब न आपको सॉल्यूशन की परिभाषा पूछी जाएगी, न सॉल्यूट की परिभाषा पूछी जाएगी, न सॉल्वेंट की परिभाषा पूछी जाएगी। बस आप क्या जानेंगे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कंपोजिशन है दो चीज़ों का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, बस ये चीज़ जानना है। सॉल्यूशन इनका मिक्सचर है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये जान गए आप। आप कहीं साइड में एक चीज नोट कर लेंगे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमी मेटल क्या है, दो चीजें हैं, सेमीकंडक्टर, सेमी मेटल और एम्फोटेरिक मटेरियल एक होते हैं, एम्फोटेरिक मटेरियल। तो देखिए हम लिख रहे हैं सेमीकंडक्टर, सेमी मेटल, इस चैप्टर में नहीं कहीं अलग आप लिख लेंगे किनारे, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूजन होता है। सेमी कंडक्टर, सेमी मेटल और इसी सेमी मेटल को मेटलॉइड कहते हैं, इसी सेमी मेटल को क्या कहते हैं, मेटलॉइड भी कहते हैं। तो हमारे पास सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी मेटल हो गया और एम्फोटेरिक मटेरियल हो गया। तो हमारे पास देखो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ भी आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो सेमीकंडक्टर के लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, वो याद करने के लिए क्या ट्रिक था? जर्मन बेबी गाल इंडियन सी। तो देखिए जर्मन का मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम का सिंबल जी होता है। बेबी का मतलब बुरान, गैलियम। गाल का मतलब गैलियम। इंडियन का मतलब इंडियम, इंडियम। सिलिकॉन, सी का मतलब सिलिकॉन। तो ये है सेमीकंडक्टर, ये है। सेमी मेटल्स में आ जाइए। सेमी मेटल सेमी मेटल क्या है, इसका ट्रिक जानिए क्या है। सेमीकंडक्टर आप जान गए। सेमीकंडक्टर आपको सॉलिड स्टेट में हम पढ़ाए हैं कि ये क्या है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच के होते हैं, बीच के होते हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच। मतलब ये नॉन, रियली में तो ये नॉन कंडक्टर ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करा दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के बीच का मटेरियल होता है। अब सेमी मेटल का मतलब क्या हुआ, मेटल और नॉन मेटल के बीच का ये मटेरियल होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड कहते हैं। इसका ट्रिक है आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई। इसका मतलब होता है आर्सेनिक, टाइटेनियम, बासी सब्जी अटक गई। गई का मतलब कुछ नहीं यहाँ होता। आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई। उसके बाद एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मटेरियल। एम्फोटेरिक मटेरियल वो होते हैं जो एसिड और बेस के बीच के होते हैं। मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस से भी रिएक्ट कर लेंगे, इसलिए इसे कहते हैं। जैसे आप एम्फीबियंस पढ़ते हैं ना, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, ड्यूअल लाइफ, मतलब जो जल में भी रह सके, और टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब एक्वेटिक हैबिटेट हो और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, मतलब ड्यूअल कैरेक्टर। ये मटेरियल जो है ड्यूअल कैरेक्टर क्या शो कर रहे हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो एम्फोटेरिक मटेरियल का मतलब, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, सर जी सब से अलग जिनके विचार ऐसे लोग सन की बीमार। तो सल का मतलब देखिए इसका, ये क्या है, सिलिकॉन। जी का मतलब जर्मेनियम, सब एंटीमनी, सेलेनियम, एल्युमिनियम, जिंक। विचार का मतलब बेरिलियम, आर्सेनिक, पीबी लेड, सनकी यसियन, टिन। बीमार का मतलब बुरान। तो देखिए ये सेमीकंडक्टर, ये है
सेमी मेटल ये है, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में दिए होंगे। एम्फोटेरिक मटेरियल ये है। तो इसे आप ऐसे याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। चलिए हम तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आपको ये लिखवाए हैं कि कौन सेमीकंडक्टर है, कौन सेमी मेटल है, कौन एम्फोटेरिक मटेरियल है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये आप कहीं अपने नोट्स में किनारे लिख लेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन में हमको पढ़ना क्या क्या है। सॉल्यूशन में हमको ये पढ़ना है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये हमको पढ़ना है। दूसरी बात क्या पढ़नी है, पहली बात तो हमको पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, मोलरिटी पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर्मेलिटी, ये सब स्ट्रेंथ वगैरह ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि किसी गैस के सॉल्युबिलिटी को, किसी गैस को पानी में डाला जाए तो उसके सॉल्युबिलिटी पर घुलेगा कि नहीं घुलेगा, उस पर क्या क्या प्रभाव होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस, ये सब पढ़ते हैं। तो इन सबको पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे राउट्स लॉ पढ़ेंगे। राउट्स लॉ के बाद आप पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को लगा देंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट। पहला टॉपिक क्या है हमारा, तो आप हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ। देखिए कंसंट्रेशन को इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ये सी इस पर पावर होता है, ये कंसंट्रेशन लिखा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो हम पूरा लिख दे रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट। डिफरेंट यूनिट। तो इस हेडिंग का मतलब समझें कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कितने प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, कितने तरीके से हम बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो हम ये थोड़ा ही कहेंगे कि ये इतना गाढ़ा सॉल्यूशन है, फीका सॉल्यूशन नहीं। हम कहेंगे इस सॉल्यूशन की मोलरिटी इतनी है, नॉर्मलिटी इतनी है, स्ट्रेंथ इतनी है, मोल फ्रैक्शन इतना है। तो ये सब हमको बातें करनी है। तो चलिए, तो पहला इसमें तरीका है किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, परसेंटेज वेट बाय वेट। पहला तरीका क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। हम आपको बता दें कि ये कहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में। बुक हमारे पास नहीं है, बता रहे हैं आपको कहाँ है, किस पेज पर है। देखिए ये हमारा दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए ये लिखा है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, कितने तरीके से हम व्यक्त करेंगे ये पढ़ रहे हैं। अभी ये बातें करी जाएंगी, ये जो पहले पेज पर है, दूसरे पेज पर है, ये बातें हम सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन अभी इसका समय नहीं है, जब इसका समय आएगा तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। इस वाले बुक में देखिए के.एन. शर्मा की। चलिए भाई, तो पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसी को कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, वेट वेट परसेंटेज। क्या वेट वेट परसेंटेज कहते हैं, या इसी को और नाम से क्या जानते हैं, मास मास परसेंटेज। मास मास परसेंटेज, इसी को किस नाम से जानते हैं, परसेंटेज बाय मास।
तो देखिए चीज एक ही है लेकिन इसको इतने नामों से हम जानते हैं। बस आपको बुक में देखिए क्या लिखा है, एक चीज लिख दिया परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई वेट, तो इसको हम इतने नामों से जानते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वेट एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, या परसेंटेज वेट परसेंटेज, या मास परसेंटेज, या परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या होता है कि वेट एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब चलिए हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेट एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ऐसे 60 में लिखा जाता है। तो अगर कहीं ये बात लिखी हुई है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वेट एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। चलिए एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझाया जाए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझाया, जैसे कहीं लिखा है कि x परसेंटेज बाई वेट, कहीं लिखा है x परसेंटेज बाई वेट, इसका मतलब समझा जाए क्या होगा। इसका मतलब होगा कि x ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। देखिए इसका मतलब क्या होगा, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो इस बात का मतलब ये रहा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और इसी बात को हमने x के टर्म में लिख दिया। इस x के टर्म में इस बात को क्या कहेंगे, इस बात को कहेंगे कि x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ से आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, सॉल्यूट का वेट कितना मिल रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट इस बात से कितना निकल के आया, इस बात से हम यहाँ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन निकालें या ऐसे लिख कर हम निकालें। तो यहाँ सॉल्यूट का वेट कितना आया, x ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना निकल के आया, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया, 100 ग्राम है भाई, इसको सही आप करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये ग्राम है भाई, देखना ध्यान से, ये x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया, 100 ग्राम। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर कितना होता है, सॉल्यूशन होता है। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो हम कहें सॉल्वेंट का अमाउंट, देखो हमें सॉल्यूट का अमाउंट पता है, सॉल्यूशन का अमाउंट पता है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं निकालेंगे। ये सॉल्यूट x है, सॉल्वेंट निकालना ये 100 है, तो सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा, सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना निकल के आएगा, 100 माइनस x ग्राम। तो इस बात से हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है। चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट का, परसेंटेज बाई वेट का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं।
इस पर सवाल एक करते हैं। देखिए इसके नीचे ही एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि 10% वेट बाई वेट जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि 10% एग्जाम्पल क्या दिया है आपके बुक में? आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है कि 10%, देखिए इसके नीचे दिया है, इसी बात को हम समझा रहे हैं। 10% वेट बाई वेट जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? 10% वेट बाई वेट से आप क्या समझते हैं? इससे हम क्या समझते हैं भाई? इससे हम समझते हैं कि 10 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या समझते हैं हम? इसका मतलब समझते हैं कि 10 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट बराबर कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। अब कोई पूछे सॉल्यूट कितना है, सॉरी सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्यूशन में तो सब घटा देंगे, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना मिला? 90 ग्राम। तो देखिए इतने इंफॉर्मेशन से हम इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब हमको जहाँ जैसी जरूरत रहेगी वहाँ वैसा काम करेंगे। अब वैसा काम कब करना पड़ेगा? जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तब करा जाएगा, ये सब काम देखा जाएगा। तो देखिए इतनी छोटी सी बात लिखी थी, इतनी छोटी बात से हमको इतनी सारी बातें मिली। चलिए अगला देखते हैं। तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला तरीका हम देख लिए। अब किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात को समझा जाए। इस बात का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो वहाँ वेट बाई वेट था तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कहते हैं, यहाँ वेट बाई वॉल्यूम था तो हमने कहा कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या हुआ है? इस बात का मतलब ये है कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। जैसे कहीं लिखा है यस परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से क्या समझते हैं हम? इस बात से समझते हैं कि यस ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इस बात से मतलब क्या है? यक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन।
या हम ऐसे भी इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, अथवा आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है भाई, 100 ml। देखो वहां ग्राम कर रहे थे, कब कर रहे थे, जब परसेंटेज वेट बाय वेट था, लेकिन यहाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो यहाँ ml सॉल्यूशन को लिख रहे हैं। चलिए इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का हम फार्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, ml में, इनटू 100। तो यहाँ एक चीज समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है अभी हम बता रहे हैं। चलिए भाई इस बात को हम हटाते हैं। कि जैसे लिखा है, जैसे लिखा है 10%, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है। इसका मतलब क्या आप समझते हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि सॉल्यूट हमारे पास कितना है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। उसी बात को हम ऐसा लिख रहे हैं, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो देखो हमको सॉल्यूट भी मिल गया और सॉल्यूशन भी मिल गया, तो हम सॉल्वेंट नहीं बता सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे तो हमको सॉल्वेंट मिल जाएगा 90। देखो ये ग्राम में है और ये ml में, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अब हमको बताना है कि सॉल्वेंट कितना होगा। सॉल्वेंट अगर ये ग्राम, ये दोनों ग्राम में होते तो हम सॉल्वेंट बता देते, 100 में से 10 घटा लेते, 90 ग्राम हमको निकल के चला आता। लेकिन ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हमको देखना होगा कि सॉल्वेंट ml में पूछा है कि ग्राम में पूछा है। अगर मान लो ग्राम में पूछा रहता तो ग्राम में दिया, इसको बस ग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में वॉल्यूम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, डेंसिटी से। D बराबर क्या होता है, m/v। तो ये वॉल्यूम में है और डेंसिटी, मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या मास निकल जाएगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। मतलब ये वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास में निकल के हमारा चला आएगा। और जब ये वेट में निकल के चला आया, मास निकल के चला आया, तो उसमें से क्या करेंगे, 10 को घटा लेंगे। तो सॉल्वेंट यहाँ अगर पूछेगा तो डेंसिटी सवाल में दी रहेगी, देखा जाएगा अगर आएगा तो। चलिए, तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हम देख लिए। कौन कौन से, पहला तरीका था परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा नंबर क्या था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब तीसरा क्या देखेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरा तरीका हम देखने जा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसी को इसी को ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, मतलब एक ही चीज होता है। अब इस बात का मतलब क्या होगा कि इस बात का मतलब हुआ कि क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है, क्या दिया है, x परसेंटेज बाई वॉल्यूम। x परसेंटेज बाई वॉल्यूम अगर कहीं दिया है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि x ml सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इस बात का मतलब क्या होगा, यही ऊपर वाली ही बात हम लिख रहे हैं। यहाँ देखो कुछ नहीं था, वहाँ लिखा था, यहाँ देखो x आ गया। इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं। x ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन x ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। तो अगर या इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूट हमारे पास कितना है, सॉल्यूट कितना है x ml, सॉल्यूशन कितना है 100 ml। तो सॉल्वेंट नहीं बता सकते हैं, सॉल्वेंट कितना होगा। देखो यहाँ दोनों यूनिट सेम है ना, ABML में, तो यहाँ सॉल्वेंट कितना निकल के आए, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा लेंगे तो 100 माइनस x ml सॉल्वेंट। तो देखो इतनी सी बात लिखी, इतनी सी बात का मतलब इतना हुआ। चलिए अब इसका फार्मूला लिखना है। तो सब में देखो क्या हम कर रहे हैं, जो भी हमारा टर्म आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं। उसकी मीनिंग समझने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका फार्मूला लिख रहे हैं। बस दो ही काम हम कर रहे हैं सब में। और अभी देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। चौथी बात इसमें करनी है हमको क्या, चौथी बात तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से बता सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ पढ़े हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरी पढ़े हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरी पढ़े हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अब चौथी पढ़ रहे हैं पीपीएम में परसेंटेज, परसेंटेज इन पीपीएम, परसेंटेज इन पीपी। इसका हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, फार्मूला लिख लीजिए। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम एब्सोल्यूट ml में लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में लेंगे इनटू 100। ये रहा इसका फार्मूला। अब चौथी बात क्या करने जा रहे हैं, पीपीएम में कंसंट्रेशन बताएंगे कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना पीपीएम है। तो पीपीएम को समझ लेते हैं पहले, पीपीएम क्या है, इस बात को हटा रहे हैं। तो चौथी बात क्या है, चौथी बात क्या है, पीपीएम कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं किसमें, पीपीएम में। पार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए यहाँ समझिएगा, 1 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 टू द पावर 6। 1 लाख में 5 पावर होते हैं, लेकिन 10 लाख कितने हो जाएंगे, 6 पावर हो जाएंगे। और यही एक बात लिख लीजिए, 1 बिलियन बराबर क्या होता है, 1000 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वाली बात है, ये बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि 1 मिलियन में 1 लाख होता है और 1 बिलियन में 10,000 मिलियन
अब देखिए पीपीएम का यूज कहाँ किया जाता है। पीपीएम का यूज गैसियस कंसंट्रेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है, मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो एक प्रकार का सोल्यूशन है। देखो कई चीज़ों का मिक्सचर, कोई तो सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम, मतलब बहुत सारे गैसें हैं। तो कई चीज़ों का मिक्सचर है, तो वो भी तो एक सोल्यूशन है ना। उस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएम में। जैसे मान लो हम टूथपेस्ट लेते हैं, तो अब टूथपेस्ट में बहुत स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, तो वो भी एक सोल्यूशन है ना। तो उस टूथपेस्ट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज किया था। मतलब जितने माइन्यूट चीज़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन। तो पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम का यूज कहाँ करते हैं, पीपीएम का यूज कहाँ करते हैं भाई, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट टू या गैसेस, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो पीपीएम का यूज कहाँ होता है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंप्लीट लिख रहा है, environment to express the concentration of environment are gaseous solution। तो पीपीएम का यूज कहाँ होता है, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का यूज कहाँ होता है, पीपीएम का यूज होता है टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट और गैसियस सॉल्यूशन। चलिए पीपीएम का मतलब देखते हैं क्या होता है। पीपीएम का मतलब जैसे लिखा हो, इसका मतलब जान लेते हैं क्या है। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट। सब में हम क्या करते थे, पहले इसका मीनिंग लिखते थे, मीनिंग लिखने के बाद फार्मूला लिखते थे। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, इसमें भी वैसा करेंगे। क्या, इसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, तो देखो वहाँ परसेंटेज था, तो 100 की बात करते थे। यहाँ मिलियन है तो किसकी बात करेंगे, मिलियन की। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सब में वहाँ परसेंटेज था, भी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं है। यहाँ परसेंटेज नहीं है तो क्या है, मिलियन है, तो मिलियन की बात करें, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए जैसे कहीं लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहीं लिखा है एक्स पीपीएम, तो इसका क्या मतलब समझते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं कि एक्स पार्ट क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना है, एक्स पार्ट, सॉल्यूशन कितना है, 10 to the power 6 पार्ट। अब देखो ना हम ml लिख रहे हैं, ना kg लिख रहे हैं, ना ग्राम लिख रहे हैं, या पार्ट लिख रहे हैं। मतलब इसका पार्ट का मतलब क्या होगा कि अगर ये x क्या हो, ग्राम में हो, ये x ग्राम में होगा तो ये भी ग्राम में होगा। अगर x वॉल्यूम में होगा तो ये भी वॉल्यूम में होगा। तो चलिए इसके फार्मूले से हम समझते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन बताना है। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन।
इंटू 10⁶। ये इसका फार्मूला हो गया। अब ये पार्ट्स कर रहे हैं, तो भैया ये पार्ट्स क्या है? अगर हम कहें कि x ml सॉल्यूट लिए तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन भी क्या होगा? ml में ही होगा। अगर हम कहें कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? ग्राम में ही होगा। कुछ भी होगा लेकिन क्या होगा? ग्राम में ही होगा। तो आप समझ गए होंगे ये पार्ट्स क्यों लिखे हैं। अगर ये यहाँ देखो, यहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये दोनों चीज़ें ml में हो या दो चीज़ें ग्राम में हो। तो अगर ग्राम में रहेगा तो क्या लिखेंगे? x ग्राम सॉल्यूट, y ग्राम सॉल्यूशन। x ग्राम अगर पार्ट को बता रहे हैं तो यहाँ x ग्राम सॉल्यूट कहें तो यहाँ कुछ मतलब y ग्राम सॉल्यूशन होगा। अगर कहें x ml सॉल्यूट तो हम यहाँ क्या कहेंगे? y ml सॉल्यूशन। इस बात को आप समझ गए होंगे पार्ट्स का मतलब क्या हुआ। करेंगे अभी सवाल करेंगे। अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? नॉर्मेलिटी देख लेते हैं, मोलैरिटी देख लेते हैं, मोलैलिटी देख लेते हैं। इतनी चीजें आपके बुक में दी हुई हैं, तो ये हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। तो देखिए, तो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अभी हम क्या क्या पढ़े? अभी हम पढ़े परसेंटेज बाय वेट, उसके बाद पढ़े परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, उसके बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पीपीएम में परसेंटेज पढ़े। उसके बाद देखो क्या क्या पढ़नी है। नॉर्मेलिटी पढ़नी है, मोलैरिटी पढ़नी है, मोलैरिटी पढ़नी है, स्ट्रेंथ पढ़नी है, मोल फ्रैक्शन। 5 चीज़ें पढ़ेंगे तो ये मतलब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतने तरीके से हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब क्या पढ़ें हम? मोलैरिटी पढ़ें। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो मोल कॉन्सेप्ट में सारी चीजें बताई जाती हैं, आप पढ़े भी होंगे, बताई गई होंगी। यही चीजें देखो, मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ मैं यही चीजें अभी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी फर्स्ट ईयर में भी यही चीजें चल रही हैं, वहाँ मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो, तो अब हेडिंग क्या रहेगी? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी को समझा जाए, पहले इसकी यूनिट लिख देते हैं। मोलैरिटी की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब मोल अपान लीटर। तो मोलैरिटी की परिभाषा क्या हुई? मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो, मोलैरिटी इक्वल टू क्या है? मोलैरिटी इक्वल टू मोल अपान लीटर है ना। तो अगर लीटर को 1 कर दो तो ये जो मोल है मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हम मोल को कब मोलैरिटी कहेंगे? मोल को हम कब मोलैरिटी कहेंगे? मोल को हम कब मोलैरिटी कहेंगे? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो? 1 लीटर हो। तो वही बात हम कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। फिर से इस बात को हम बता रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर ले लिया जाए तो हम मोल को क्या कहेंगे? मोलैरिटी कह देंगे। इस बात को देखो कह रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर मतलब 1 लीटर पानी में हम जितने भी मोल डाल दें उसे क्या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल है। चलिए, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में लेना है। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो देखो, इसी बात को हम कैसे कर रहे हैं? मोलैरिटी को
जो मोल है उसे एक मोलैरिटी के बराबर कब कहेंगे, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसका मतलब अगर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर ले लेंगे तो उसमें जो मोल है उसे क्या कहेंगे, 1 मोलैरिटी उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे मान लो ये सॉल्यूट है, मान लो ये 10 मोल है, 10 मोल है, 10 मोल है। अब इसको 1 लीटर पानी में डाल दिया जाए, 1 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, तो जितना मोल है वही क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी। मतलब जितना मोल है 10 मोल है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 10 मोल पर लीटर हो जाएगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस फार्मूले में रखिए सॉल्यूट के मोल 10 मोल है तो 10 मोल यहाँ रखिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, 1 लीटर है तो यहाँ 1 रखिए, तो मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी, 10 मोल पर लीटर निकल के आएगी। अब मोल आप निकालना जानते हैं कि वेट एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट। चलिए नॉर्मलिटी देख लेते हैं, नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी क्या है भाई, नॉर्मलिटी क्या है, पहले इसकी यूनिट देखें। यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है ग्राम, इसकी यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप कहाँ पढ़े होंगे, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। जब आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप ग्राम इक्विवेलेंट पढ़े होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इस बात को जाना जाए। अभी नॉर्मलिटी हम देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम इक्विवेलेंट एक समझो ये मोल ही है, क्या है, मोल ही है। देखो जब मोल हम निकालते थे तो सॉल्यूट के वेट में उसके मोलर मास से डिवाइड करते थे, लेकिन जब इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम देखो जब मोल हम निकालते थे, यहाँ मोल निकालते थे तो वेट में मोलर मास से डिवाइड करते थे। इक्विवेलेंट वेट हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसको जाना जाए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। अब n फैक्टर क्या है, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं, एक बार हम आपको याद दिला दे रहे हैं। या किसी चार्ज स्पीसीज है, जैसे सोडियम है तो इसका n फैक्टर 1 होगा, कैल्शियम है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम आयन है तो उसका n फैक्टर, मतलब किसी एटम पे जो चार्ज है वो चार्ज n फैक्टर है। उसके बाद कोई एसिड है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, जैसे HCl क्या है, एक एसिड है तो उसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, 1, वही 1 क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद H2SO4 है, ये भी एसिड है तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है तो n फैक्टर इसके लिए 2 हो जाएगा। अगर कोई बेस है, जैसे बेस क्या है NaOH, तो बेस की एसिडिटी कितनी होती है, 1। जैसे इसकी बेसिसिटी क्या है, 1। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अगर एसिड होता है तो कहते हैं बेसिसिटी, अगर बेस होता है तो कहते हैं एसिडिटी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपको बताने की जरूरत, फिर भी मैंने बता दिया। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो बताया गया होगा, ये पूरा चैप्टर ही है फैक्टर के रिलेटेड। चलिए अब यहाँ आते हैं हम नॉर्मलिटी पे। तो नॉर्मलिटी क्या है,
नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां आप लिख लीजिएगा मोलैरिटी को कैपिटल एम से। नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रहा हमारी नॉर्मेलिटी। तो इसी बात को हम कह रहे थे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कब नॉर्मल, एक नॉर्मल कहेंगे जब ये वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी बात को देखो हम ऐसे कर रहे थे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इज नोन एज नॉर्मेलिटी, यहाँ लिख लेंगे आप, इज नोन एज या कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर किसी सॉल्यूशन का जितना ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर पानी में डाला जाए, वाटर में डाला जाए, सॉरी पानी में नहीं, सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट है, अगर उसे 1 लीटर सॉल्यूशन में डाला जाए तो वही उसकी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो इसी बात को मैंने ऐसे टर्म में बोल दिया, इस बात को ऐसे फार्मूले में हमने लिख दिया। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। अभी तक जितना पढ़े इनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखना है यहाँ। एक चीज और आप लिख लेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये रिलेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये कैसे आया? ये अगले लेक्चर में देखा जाएगा कैसे आया, लेकिन अभी फिलहाल सवाल है तो उसे देखा जाए। देखिए उदाहरण नंबर, पेज नंबर 59 पे उदाहरण नंबर 1, इसमें कहा गया है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 4 ग्राम NaOH हमारे पास था। इसे हमने क्या किया? जल में डाल दिया, कुछ ये वाटर था, ये कुछ H2O था, इसमें हमने डाल दिया। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 250 ml दिया है। हमको बताना क्या है? इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, मतलब इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हुआ ये बताना है। एक बार और समझिए, कहा गया है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट था, इसे कुछ सॉल्वेंट में मिलाया गया। अब इस सॉल्वेंट में हम मिलाए तो हमें जो सॉल्यूशन मिला उसका वॉल्यूम इतना आया और उसकी नॉर्मेलिटी हमको बतानी है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन्होंने दिया है किस लीटर में? 0.25। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 4 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका मोलर मास 40 ग्राम और n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो NaOH क्या है? एक बेस है, स्ट्रांग बेस है। इस बेस की एसिडिटी 1 होती है। एसिडिटी 1 कैसे आई? कि ये अगर इसे पानी में हम जब डालेंगे तो ये बाहर से एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेगा या एक OH निकाल देगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। तो इक्विवेलेंट 40 आया इक्विवेलेंट में, तो 40 यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आया? 1/,
1/10 हो जाएगा ना, 1/10, ये 10 नीचे चला जाएगा, 1/2.5, या इसी को लिख सकते हैं 10/25, या इसी को लिख सकते हैं 0.4। ये 0.4 नॉर्मल निकल के आया। जो ये सोल्यूशन जब हमने 4 ग्राम NaOH को पानी में डाल दिया तो जो सोल्यूशन बना उसका वॉल्यूम 250 ml था, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कितना आया, 0.4 नॉर्मल। और नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो देखो ये है। तो अब आपका टाइम हो गया है, अब इसके आगे हम कल बातें करेंगे। हम जितना आपको बताए हैं ये सारी बातें आप एक बार लेक्चर से, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।